आज की इस वीडियो में एनबीएफ की न्यू बुक की चैप्टर नंबर 3 की एक्सरसाइज 3.1 से स्टार्ट करते हैं। देखिए इसमें फर्स्ट क्वेश्चन, राइट द नंबर ऑफ रोज। कि इस क्वेश्चन की पहले रो की आपने लिखनी है तादाद, और फिर कॉलम की, एंड ऑर्डर ऑफ द गिवन मैट्रिक्स, और इसका ऑर्डर भी लिखना है। पार्ट ए में देखें, इसमें ये आपको वैल्यू दी हुई है। पहले इसको सिंप्लीफाई कर लें, ये 3 है और इसको प्लस करें, ये 9 है। ठीक है, अब जो इसमें कॉलम्स होते हैं वो इस रेंज के होते हैं। ठीक है, इस साइड पे करते हैं उनको, रोज इधर होती हैं, यानी कि इसकी एक रो है और 2 कॉलम है। ठीक है, इसकी रो की और कॉलम की स्ट्रेंथ अलग अलग कर लें। ठीक है, नंबर ऑफ रोज, तो इसमें रो जो है वो एक ही है, फिर नंबर ऑफ कॉलम्स इसमें 2 कॉलम है। ठीक है, 2 लिखते हैं। अब इसका ऑर्डर लिखना है। ऑर्डर में आपने जो इसकी होती है ना, जैसे रो मल्टीप्लाई बाय कॉलम, ठीक है, आर मल्टीप्लाई बाय सी। वैसे ज्यादातर इसको याद रखने के लिए हम आर सी कह देते हैं। ठीक है, तो रो मल्टीप्लाई बाय कॉलम, तो रो है 1। ठीक है, इसको बाय भी लिख सकते हैं और मल्टीप्लाई में भी लिख सकते हैं, ऐसे लिख लें, या 1/2। ठीक है, बी पार्ट में देखें, इसमें भी आपके नंबर ऑफ रोज जो हैं, रो इस साइड वाली हो गई। ठीक है, तो 2 रोज हैं, 2 कॉलम्स हैं इस साइड पे करके, तो 2 और 2, और इसका जो ऑर्डर होगा वो 2/2 का लिख दें। 2 × 2 या 2 आगे बार डाल के, तो बाय। इसके पार्ट सी में देखें, इसमें आपके पास की फ्रैक्शन वाली एक ही वैल्यू है, तो इसका मतलब है कि इसकी रो और कॉलम जो है वो एक एक ही है। ठीक है, ये फ्रैक्शन में है ना 5/7, तो एक ही वैल्यू है। तो नंबर ऑफ रोज एक ही रो थी, ठीक है 1, और नंबर ऑफ कॉलम्स एक ही कॉलम है, तो इसका जो ऑर्डर है वो 1/1 हो जाएगा। अब सेकंड में देखें, ये 4 2, ठीक है, ये दोनों प्लस में है, फिर मल्टीप्लाई, फिर 1 + 6 5, तो ये दोनों भी एक ही वैल्यूज में लिखे हुए हैं। ठीक है, इसको अगर आप सॉल्व करके देखते हैं ना, तो आपका 11 आंसर आ जाएगा ये इसमें। ठीक है, पहले इसको मल्टीप्लाई कर लें, तो ये आप इसको अगर सॉल्व भी करते हैं तो ये एक ही वैल्यू है, तो इसका मतलब ये नंबर ऑफ रोज भी 1 है और नंबर ऑफ कॉलम्स भी 1 है, तो इसका भी जो आंसर है, ऑर्डर है, वो 1/1 आ जाएगा। क्वेश्चन नंबर 2 में देखें, इसमें चेक वेदर द फॉलोइंग पेयर्स ऑफ मैट्रिक्स आर इक्वल और नॉट, कि कौन कौन से एक दूसरे के इक्वल हैं। ये पेयर्स लिखे हुए हैं इन सारे क्वेश्चंस में। अब फर्स्ट में 1 0 1 0 1 है, ठीक है, आइडेंटिटी लिखी हुई है। अब इसके इक्वल में देखें, जो साथ वाला मैट्रिक्स है, एक तो आपने ये ध्यान रखना है कि इसका ऑर्डर सेम होना चाहिए। ठीक है, दोनों 2/2 के हैं। दूसरा, इसकी जो वैल्यूज हैं उनको सॉल्व करके देखेंगे। ठीक है, ये आइडेंटिटी दी हुई है, इसमें देखें 25 - 25, ये 0 हो गया। फिर इसको अगर सॉल्व करते हैं तो यहाँ पे 1 आ जाएगा, जबकि यहाँ पे आपका 1 है और यहाँ पे भी 1 आना चाहिए था। अगर इक्वल है तो यहाँ पे 1 आना चाहिए था, अब 1 नहीं है, यहाँ पे 0 आ रहा है। ठीक है, तो इसकी जो आपने वैल्यू लिखनी है, नॉट इक्वल लिखते हैं। ठीक है, नॉट इक्वल। उसके बाद ये वाला देखें, इसमें आपका बी पार्ट में जो है, ये मैट्रिक्स ही सेम नहीं है। ठीक है, इसमें 1 2 और 3 है, यानी कि ये इसका ऑर्डर अगर हम करें ना, तो 1 रो है और 3 कॉलम्स हैं, 1/3 का है। और ये वाला जो है, ये 1/1 का है। ये तीनों एक ही वैल्यूज हैं, ये एक किस्म का आपका 6 लिखा हुआ है, तो ये भी आप नॉट इक्वल लिख देंगे। उसके बाद ये देखें, ये 1/2 है, ठीक है, डिवाइड का साइन है, और इसमें 1 और 2 ये लेदर अदर वैल्यूज हैं, यानी कि इसका 1/1 का ऑर्डर है और इसका ऑर्डर 2/1 का है। ठीक है, तो ये भी सेम नहीं है, इसमें भी आप नॉट इक्वल लिखते हैं। उसके बाद ये वाला मैट्रिक्स है, ये भी आइडेंटिटी लिखी हुई है 1 0 0 1। ठीक है, तो यहाँ पे अगर इसको हम सॉल्व करते हैं, तो ये 25/25, यानी कि ये भी 1 आ गया। ये 3/7, ये मल्टीप्लाई हो रहा है ना, 3 zeros बाय 3 zeros are 0, तो 0/7 0 के इक्वल है। उसके बाद इस वैल्यू को अगर हम प्लस माइनस करते हैं, तो 15 और 2 17, 17 में से 17 गया, यानी कि ये भी 0 है, और ये 17 17 से कट गया ये। ठीक है, तो ये भी आइडेंटिटी के ही इक्वल आ जाएगा, तो सिर्फ ये वाला जो है, ये आपका इक्वल मैट्रिक्स है। क्वेश्चन नंबर 3 देखें, हैदर हसन एंड अहमद स्कोर्ड 7 11 और 10 पॉइंट्स रिस्पेक्टिवली, यानी कि तरतीब से जा रहे हैं।
इन द मैट्रिक्स क्विज डिस्प्ले डेटा ऑफ रो मैट्रिक्स या कॉलम मैट्रिक्स। इसमें आपने रो मैट्रिक्स में डेटा डिस्प्ले करना है या कॉलम में डिस्प्ले करना है। तो अगर हम रो में देखते हैं तो रो मैट्रिक्स में एक ही रो होती है और कॉलम मैट्रिक्स में एक ही कॉलम होता है। तो ये तरतीब से नाम लिखे हुए हैं, तरतीब से इनके स्कोर्स लिखे हुए हैं। तो सबसे पहले इसका रो मैट्रिक्स देखें। रो में आपने एक ही रो लिखनी है, पहले 7 पॉइंट, फिर 11 और फिर हैं 10 पॉइंट्स। ठीक है, कॉमा वगैरह नहीं डालना, इसको अलग-अलग आपने वैल्यूज में शो करना है। और जब कॉलम मैट्रिक्स में आएगा तो एक ही कॉलम में आपने सारे लिखने हैं, यानी कि पहले 7 फिर 11 और फिर 10। तो ये इस क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा। इसमें रो और कॉलम अलग-अलग जो है वो मेंशन हो गए हैं। क्वेश्चन नंबर 4 देखें। इसमें है राइट द मोस्ट अप्रोप्रिएट टाइप ऑफ द फॉलोइंग मैट्रिक्स, कि इसकी आपने टाइप लिखनी है, नाम लिखना है कि ये मैट्रिक्स किसका है। तो वैसे तो पेपर में जो इस तरह के क्वेश्चंस होते हैं वो आपके एमसीक्यूज में ही आते हैं। तो इसके नाम आप पीछे आपके ये सारी डिटेल्स इस बुक में लिखी हुई हैं, जितने भी ये मैट्रिक्स हैं इनकी डिटेल्स, ठीक है, कि कौन सा किस तरह का होता है, जैसे ये डायगोनल का है या स्केलर का है। तो आपने इनके नाम जो है वो मैं एक्सप्लेन साथ कर देती हूँ। सबसे पहले देखें ये 5 0 0 और 5 5, ठीक है, क्रॉस में इधर 5 5 है और इधर 0 0 है। तो इस तरह का जो मैट्रिक्स होता है जिसमें इधर क्लास में एक तो 1 1 वाला आ रहा होता है, जैसे ये ऊपर ये वाला है, ठीक है, इस तरह का तो आइडेंटिटी होता है। अगर 1 1 के अलावा कोई नंबर हो और वो भी सेम हो क्रॉस में, ठीक है, तो वो उसको हम स्केलर मैट्रिक्स कहते हैं। ठीक है, तो फर्स्ट का जो है वो आंसर स्केलर होगा, स्केलर मैट्रिक्स। अब इसमें ये होता है कि आपका इधर क्लास में वैसे तो डायगोनल मैट्रिक्स जो भी होते हैं ना, उसमें कोई ना कोई एक नंबर जरूर होता है, तो इसको हम डायगोनल भी कहते हैं। तो ऐसा डायगोनल मैट्रिक्स जिसमें ये वैल्यूज सेम हो वो स्केलर मैट्रिक्स कहलाता है। ठीक है, तो सेकंड नंबर पे जो होगा वो स्केयर मैट्रिक्स होगा। ठीक है, ये जिसमें अब जाहिर सी बात है इसमें 2 by 2 इसका ऑर्डर है। ठीक है, तो इसको हम डायगोनल भी कहेंगे और स्केलर भी स्केयर मैट्रिक्स भी कहेंगे। उसके बाद पार्ट सी देखें। इसमें 1 by 1 इसका जो है वो, ठीक है, इसमें देखें, इसको अगर हम सॉल्व करते हैं ना 15 by 3, 15 को मल्टीप्लाई 3 से करें 45, 9 को मल्टीप्लाई करें 5 से तो 45, यानी कि ये 45 by 45 हो जाएगा, तो ये इक्वल टू 1 आ जाएगा। तो अगर 1 by 1 हो तो इसको हम आइडेंटिटी मैट्रिक्स कहते हैं। ठीक है, एक तो ये वाला आइडेंटिटी मैट्रिक्स होता है, एक अगर जिसका अंदर एक ही लफ्ज हो ना, एक ही मैट्रिक्स हो, ठीक है, 1 आ रहा हो अगर इसमें, तो उसको हम आइडेंटिटी मैट्रिक्स कह सकते हैं, यूनिट मैट्रिक्स कह सकते हैं। ठीक है, तो उसके बाद डी पार्ट में देखें, इसको अगर हम सॉल्व करते हैं तो ये 25 का स्क्वायर है, ये 25 कटिंग होके ये 1 रह जाएगा। ठीक है, उसके बाद इसको अगर हम सॉल्व करते हैं, यहाँ पे मैं साथ लिखती जाती हूँ, ये 25 का एलसीएम आप लेना इसका स्क्वायर, तो ये 25 ही आएगा। तो 25 by 25 1। इस पूरे को सॉल्व करें, इन दोनों को प्लस करें, 32 में से 32 गया तो ये 0, इसको सॉल्व करें ये 0, इसको सॉल्व करें ये 3 का स्क्वायर है। ठीक है, 3 by 3 कटिंग होके तो ये 1 रह जाएगा, यानी कि ये आपका आइडेंटिटी मैट्रिक्स ही यहाँ पे भी रह जाएगा। यूनिट मैट्रिक्स भी कह सकते हैं, आइडेंटिटी मैट्रिक्स भी कह सकते हैं। ठीक है, उसके बाद ई का देखें, ये 6 और 2 8, ये 0 और ये भी 0 और ये 8। तो ये अभी अभी जैसे फर्स्ट इसका क्वेश्चन किया ना उसमें 5 5 था, तो अगर क्लास में सेम वैल्यूज हों और दूसरे क्लास में 0 0 हों तो उसको हम स्केलर कहते हैं। ठीक है, स्केलर मैट्रिक्स। तो ये इस क्वेश्चन का 4 क्वेश्चन का जो है वो सोल्यूशन हो गया। पार्ट 5 में देखें, इसमें आपके पास है चेक द सिमेट्रिक एंड स्किप सिमेट्रिक। इसके सिमेट्रिक लेने हैं और स्किप सिमेट्रिक चेक करना है। ठीक है, मतलब उसका अगर हम ट्रांसपोज लें तो दोबारा अगर क्वेश्चन की ही शेप आ जाए, ठीक है, तो वो उसकी ये सिमेट्रिक की ये सॉल्व करके तो मैं आपको समझाती हूँ इसका क्या आंसर आना है। ठीक है, इसका सिंपल आपने पहले ट्रांसपोज लेना है। ट्रांसपोज में ऐसे करते हैं हम कि रो को कॉलम में शिफ्ट कर देते हैं हम। पार्ट ए देखें इसका, इसमें अब इसका फर्स्ट आप ना ट्रांसपोज लेंगे। ठीक है,
पहले सबसे पहले लेट कर लें कि ये एक ये इक्वल है। अब इसका आप ट्रांसपोज लें, ट्रांसपोज में यहाँ पे भी ट्रांसपोज लिख लें और इसकी वैल्यू के ऊपर भी ट्रांसपोज लिख लें। ट्रांसपोज में पहले जब टी लिखते हैं तो फिर आपने वैल्यू वही वाली रिपीट करनी होती है, उसमें कोई चेंजिंग नहीं करते। जब इसको खोलेंगे तो फिर इसकी रोज को कॉलम में शिफ्ट कर देंगे, यानी कि ये इसकी सारी रोज है, ठीक है, ये रोज होती हैं, इनको आपने कॉलम में शिफ्ट कर देना है ऐसे वाली लाइनों में। पहले ये वाली सीधी लाइन 5 2 3, ठीक है, ये वाली जो तीनों लेटर्स थे, इसके नंबर्स थे, वो तीनों मैंने इस तरह लिख दिए हैं। अब ये वाला 296, अब ये 363, ठीक है, ये देखें अब इसकी मैंने ये रो को कॉलम में शिफ्ट किया है, फिर भी इसकी कोई भी आंसर पे कोई भी चेंजिंग नहीं आई, यानी कि इसका ट्रांसपोज लेने के बाद भी ये उसी के ही इक्वल है। तो ये अगर इस तरह की कोई वैल्यू आपके पास आ जाती है तो उसको हम लिख देते हैं कि ए ट्रांसपोज इक्वल टू ए, ठीक है। तो इस केस में ये सिमेट्रिक होगा, डबल एम ई, ठीक है। तो ये जो वैल्यू है ये सिमेट्रिक वैल्यू है। बी पार्ट में देखें, इसमें आपने जो वैल्यू लिखी हुई है सबसे पहले इसको लेट कर लेना कि ये ए के इक्वल है, उसके बाद इसका ट्रांसपोज ले लें। ट्रांसपोज में आपने इसके ऊपर ब्रैकेट के ऊपर जो है वो टी लिख देना है। अब रो को कॉलम में शिफ्ट कर दें, ये वाली रो है, ठीक है, तो इसको जब कॉलम में शिफ्ट करेंगे तो ये नीचे आ जाएगी, फिर ये वाली ऊपर चली जाएगी। अब देखें इसमें क्या चेंजिंग आई है कि जो जो माइनस यहाँ पे था, ये माइनस आपका यहाँ पे चला गया है, तो इसमें से अब अगर हम माइनस कॉमन ले लेते हैं तो वैल्यू हमारी उसी तरह आ जाएगी जिस तरह क्वेश्चन में थी, ठीक है। माइनस के साथ आपने कॉमन जीरो नहीं लगाना होता, ये वाली माइनस प्लस हो जाएगा और ये वाला यहाँ पे प्लस है तो माइनस आ जाएगा, तो यानी कि ये माइनस ए के इक्वल आ गई है, ठीक है। अगर किसी चीज का ट्रांसपोज उसके नेगेटिव वैल्यू के इक्वल आ जाए तो उसको हम स्क्यू सिमेट्रिक कहते हैं। तो यहाँ पे हम लिख देंगे कि ये जो है वैल्यू है ये स्क्यू सिमेट्रिक है, ठीक है। सी पार्ट देखें इसका, इसमें सबसे पहले इसको लेट कर लें कि ये ए के इक्वल है, फिर इनके आपने ट्रांसपोज लिख लेने हैं, वैल्यू एज इट इज लिख के उसके ऊपर टी लिखते हैं, तो ये ट्रांसपोज का साइन बन जाता है। अब इसको रो को कॉलम में शिफ्ट कर दें, ये इसकी रोज हैं, इसको आपने कॉलम में लिख देना है, ये आ जाएगा 0 -2 -4, फिर 2 0 -2, फिर 4 2 0। अब इसमें देखें, इसमें और इसमें कितनी चेंजिंग है क्वेश्चन में और इसमें, यहाँ पे इधर माइनस थे और इसके इधर माइनस आ गए हैं, तो अगर हम माइनस कॉमन ले लेते हैं तो इसके सारे साइन चेंज हो जाएंगे, यानी कि यहाँ पे आ जाएगा 0, ये +2 है तो -2 -4, ये माइनस है तो प्लस हो जाएंगे, ये भी प्लस हो गया और ये माइनस हो गया। अब इसकी वैल्यू बिल्कुल सेम टू सेम इसकी तरह की हो गई है, तो यानी कि अगर हम माइनस कॉमन ले लें, ए का जो ट्रांसपोज है उसको माइनस, ये वाली पूरी वैल्यू ए की आ गई है, तो ये माइनस में हो तो ये स्क्यू सिमेट्रिक है, ठीक है। ये इस तरह का आ गया इसका आंसर। डी पार्ट में देखें, इसमें भी सबसे पहले ए की लेट कर लें वैल्यू को, उसके बाद इसके ट्रांसपोज लेने हैं। ट्रांसपोज लेते हुए पहले इसके ऊपर आप छोटा सा टी लिख दें, उसके बाद इसकी रो को कॉलम में शिफ्ट कर दें, ये रो हो गई, इसको कॉलम में शिफ्ट कर दिया, ये कॉलम है तो इसको भी, इस रो को भी कॉलम में शिफ्ट कर दिया। अब ये देखें इसमें और क्वेश्चन में जो चेंजिंग आती है वो माइनस की सिर्फ आई है, तो माइनस को कॉमन ले लिया, 0, ये प्लस है तो माइनस हो गया, ये माइनस है तो प्लस हो जाएगा। अब ये ए के इक्वल आ गई है, ठीक है, जो आपका क्वेश्चन था ना उसके इक्वल आ गई है, यानी कि हम माइनस बाई टी है और ये ए के इक्वल। तो अगर किसी चीज का ट्रांसपोज जो है वो उसके नेगेटिव के इक्वल आ जाए तो वो उसको हम स्क्यू सिमेट्रिक कहते हैं। पार्ट ए में देखें, इसमें भी इसके ऊपर ट्रांसपोज
उसके बाद ट्रांसपोज में रो को कॉलम में शिफ्ट कर दें, 0 -5 नीचे आ गया और -5 0 ऊपर चला गया। ठीक है, तो इसका आप देखें जैसा क्वेश्चन था वैसा ही आंसर आया, यानी कि ए के इक्वल आ गया। तो अगर किसी भी चीज का ट्रांसपोज उसकी वैल्यू के इक्वल आ जाए तो उसको हम सिमेट्रिक कहते हैं। ठीक है, सिंपल सिमेट्रिक। स्क्यू में माइनस होता है और इसमें सिंपल आ जाता है। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 6 देखें, इसमें है राइट अ सिमेट्रिक एंड स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स ऑफ ऑर्डर 3 कि खुद से एक वैल्यू आपने लिखनी है जो जिसको सॉल्व करने के बाद सिमेट्रिक भी आए और एक और वैल्यू लिखनी है जो स्क्यू सिमेट्रिक आए। तो आपने ये अभी अभी क्वेश्चन नंबर 5 किया है, इसमें देखें जो ए था, ठीक है, ए का अगर सोल्यूशन हम करें तो इसमें ये सिमेट्रिक शो होता है। ठीक है, इसको अगर हमने सॉल्व किया सिमेट्रिक शो करने के लिए आपने इसका ट्रांसपोज लेना होता है ना, तो ए का ये क्वेश्चन फर्स्ट क्वेश्चन देखें। ठीक है, इसमें खुद से अगर वैल्यू लिखनी है तो आप क्वेश्चन की वैल्यू लिख लें, कोई भी ऐसी वैल्यू आपने खुद लिखनी है। यहाँ पे तो आपके सामने क्वेश्चंस पड़े हुए हैं, कोई भी ऐसी वैल्यू लिखनी है जिसकी ये चीज, ठीक है, ये इसकी रो हो गई और ये कॉलम, ये आपने सेम लिखना है। फिर उसके बाद ये वाली रो और जो चीज आपने यहाँ पे लिखी हुई होगी ना वो वाली सेम टू सेम इसके इक्वल की होनी चाहिए। ठीक है, बाकी वैल्यू जो भी आए। अब इसका जब हम ट्रांसपोज लेंगे तो सेम जो क्वेश्चन था वही वाला आंसर आ जाएगा। ठीक है, ये 9 तो बिल्कुल सेम बीच में रहा है ना, सेंटर में ही है, ये ट्रांसपोज लेने के बाद भी सेंटर में ही रहा है, तो यहाँ पे कोई मसला नहीं होता। यहाँ की आपकी वैल्यू है जो वो सेम होनी चाहिए। ठीक है, ये देखें, एक ये वाली वैल्यू और ये वाली वैल्यू भी सेम है, इधर वाली इधर से सेम कर दें और ये वाली इससे सेम कर दें, तो जब भी आप रो कॉलम को मैच करेंगे तो सेम वैल्यू आएगी। उसके बाद ये सिमेट्रिक की आपकी एग्जांपल हो गई ये वाली। उसके बाद स्क्यू सिमेट्रिक की एग्जांपल देखें, उसमें आपने ये वाली देखें 3/3 का उन्होंने कहा है ना ऑर्डर 3, तो ये 3/3 का था, दूसरा ये वाला 3/3 का है। इसका सोल्यूशन जब किया तो इसमें आपका स्क्यू सिमेट्रिक आया था। ये देखें, इसका सी पार्ट जब हमने किया था तो इसमें यहाँ पे जो वैल्यू आपकी रो में लिखी हुई है और जो कॉलम में लिखी हुई है, इन दोनों में ऊपर माइनस माइनस है, नीचे प्लस प्लस है। फिर इन दोनों का देख लें, ठीक है, इन दोनों का भी यही फर्क है। तो इसका अगर सोल्यूशन करते हैं तो ये स्क्यू सिमेट्रिक आ जाएगा। तो इसमें आपने माइनस वाली वैल्यू लेनी है और उसके बाद माइनस कॉमन ले लेना है और आपका ये आंसर आ जाएगा।